गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे सिविल 2-1 के सारे बच्चे हैं ना? यस सर। सर 2-2 का भी सर यही लैब है, तो उसकी लिंक यही अलग से आएगी क्या? यही लैब है, लेकिन बेटा फैकल्टी दूसरे है ना। ब्रह्मानंद सर आप लोगों की क्लास लेने वाले होंगे 2-2 की। अच्छा ओके सर, लेकिन सर लिंक नहीं आई है कोई। छुट्टी दे तुम लोगों की। ओके सर। और बड़ी लुटिया देखो ना पास। ओके, सभी को स्क्रीन विजिबल है? हम्म, यस सर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में जैसे आपका सब्जेक्ट कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीनिंग जैसे उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पोर्शन पढ़ते हो, कुछ पोर्शन डिजिटल का पढ़ते हो, कुछ पोर्शन कम्युनिकेशन का भी पढ़ते हो। उसी तरीके से ये लैब भी तुम्हारे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ पार्ट इसमें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है और कुछ पार्ट इसमें डिजिटल से रिलेटेड है। ठीक है, अब excuse me, देखो, इन जनरल जब प्रेजेंट टाइम पे जो 11th 12th का तुम्हारा सिलेबस है, उसके भी लास्ट में तुम्हें सेमीकंडक्टर का कुछ पोर्शन कम्युनिकेशन का और कुछ पोर्शन तुम्हारे डिजिटल डिवाइसेस का, लाइक डिफरेंट गेट्स, एंड गेट और गेट, है ना। तो इनका बेसिक तुम्हें ऑलरेडी पता होता है, तो उसी से रिलेटेड उसी का एडवांस वर्जन तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, और उसी सब्जेक्ट का ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है, जिसमें तुम एक्सपेरिमेंटली वो जो डिवाइसेस जो थ्योरी वहां पे पढ़ोगे, उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये चेक कर पाओगे कि भाई वो जो थ्योरी पढ़ी वो सही है या नहीं सही है। ठीक, तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आदर्श कुमार, रोल नंबर 5।
आदर्श कुमार, रोल नंबर 5। रोल नंबर 10 अमित पटेल। यस सर। अमित, कौन कौन से लॉजिक गेट का नाम सुना है तुमने? बस केवल नाम सुना, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना कि उसकी डेफिनेशन या कुछ भी अंदर। लॉजिक गेट का नाम सुना है? यस सर। कौन कौन से? सर नॉट, नैंड, नॉर, एक्सओर, बस इतने ही सर। ठीक है, और एक और होता है एक्सनोर। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, ये जैसे आदर्श कुमार कहीं अभी सोए हुए हैं, रोल नंबर 5, तो भाई देखो, इस चीज में क्लैरिटी रख लो कि अगर क्लास में हमने तुमसे कुछ पूछा और तुम उस टाइम पे बोले नहीं, तो हम अटेंडेंस नहीं देंगे बेटा। ठीक है, इस तरह से हम केवल सत्यनारायण भगवान की कथा बाँचते रहे और तुम बैठे रहो, तो ये वाली क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक, कोई मतलब नहीं है फिर इस तरह की क्लास करने से। इससे बेटर है कि तुम अटेंडेंस लो और जाओ। ठीक, तो ये इस तरह से क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। एट लास्ट कम से कम क्लास उस तरह से हो कि हाँ कुछ हम पूछे या तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से भी है, तो क्लास हमें भी पढ़ाने में लगे कि हाँ हम किसी को पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज ऐसी फीलिंग आती है कि हम लैपटॉप के सामने बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ ना हो, बेटर है कि थोड़ा सा तुम्हारा भी कॉपरेशन रहे। ठीक, अब जो इस लैब में बेसिकली तुम्हारे पास 10 एक्सपेरिमेंट है। ठीक, और मोस्ट प्रॉब्ली जिस हिसाब से सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है, कोविड का, ये सारे एक्सपेरिमेंट शायद इस बार भी तुम्हारे ऑनलाइन ही होंगे। क्योंकि अभी तक तो ये सोचा गया था कि ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें ऑफलाइन कराए जाएंगे, कि एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें कॉलेज बुला लिया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, इवन अपने कॉलेज में भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है। तो उस सब चीजों को देखते हुए मोस्ट प्रॉब्ली ये तुम्हारा वैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही होगा। ठीक, अच्छा, और जो तुम्हारी अटेंडेंस है वो चैट बॉक्स के थ्रू नहीं होगी, प्रॉपरली रोल कॉल किया जाएगा। ठीक, एक हर एक्सपेरिमेंट, जब मान लो पहला एक्सपेरिमेंट हमने आज करा दिया, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से पहले आप सभी लोगों को अपनी मैनुअल लेके उससे प्रॉपरली जो भी जैसे आप लिखते हो कॉपी पे, ठीक है, वैसे ही आप उसको कंप्लीट कर लोगे, ताकि जब नेक्स्ट लैब होगी उसमें लैब भी कराई जाएगी और साथ में आपके मैनुअल भी आपको दिखाने होंगे। तो करना आपको ये है कि प्रॉपरली मैनुअल लिखने के बाद उसको स्कैन करके उसकी पीडीएफ बना लेना, और जब बोला जाएगा, जब तुम्हारा टर्न आएगा तुम्हारे वाइवा का, तब तुम वहां पे अपनी मैनुअल को शेयर करोगे, उस पीडीएफ को शेयर करोगे। ठीक है, और दूसरी चीज, वो जो तुमने हैंड रिटन बनाया, उस हैंड रिटन को भी प्रॉपरली अपने पास रखोगे। जब भी तुम्हें कॉलेज ऑफलाइन एक्टिव होगा, जब भी अब से 1 महीने 1.5 महीने बाद, जब भी ये कोरोना थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, जब भी ये ऑफलाइन तुम्हारी सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी, तब तुम्हें ये सारा जो हार्ड कॉपी में तुमने लिखा है वो अपने साथ लेके आना होगा। ठीक है, हर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी तुमने मैनुअल लिखी है वो तुम्हें लेके आना। ठीक, एंड अटेंडेंस के बीच में हम किसी का भी कैमरा किसी भी टाइम ओपन करवा के हम चेक कर सकते हैं कि क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम्हें एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट के बीच में कहीं पर भी तुम्हें कोई भी डाउट होता है, ठीक, वो तुम हमसे पूछ सकते हो। यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ठीक, उसमें तुम्हें बेसिकली क्या करना है, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक, उनकी स्टडी करनी है। ठीक है, ये इन जनरल तुम्हारा स्टडी बेस्ड तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है। इसमें तुम्हें डिफरेंट एक्टिव कंपोनेंट और डिफरेंट पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करनी होगी। पैसिव कंपोनेंट लाइक रजिस्टर,
कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर चीजें तुम ऑलरेडी पहले से ही जानते हो। तुमने कैपेसिटर पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, इंडक्टर कैसे वर्क करता है, इनकी सारी चीजों की बेसिक नॉलेज एटलीस्ट तुम्हें है। तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक ऑलरेडी पढ़ रखी है ना। और इसी तरह से रजिस्टर भी तुमने देख रखा है, पढ़ रखा है उसको भी, ठीक। अब जो तुम्हारे एक्टिव कंपोनेंट है लाइक करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ट्रांजिस्टर, ठीक, ये सब कैसे काम करते हैं, इन सब की, वो सब दिखते कैसे हैं, इन सब की स्टडी करने का काम यहाँ पे करूंगे, ठीक है। अब हमको एक चीज बताओ कि जैसे हमने कैपेसिटर का नाम लिया, तो कैपेसिटर कोई एनर्जी स्टोर करता है क्या? और अगर इस एनर्जी स्टोर करता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? यस सर करता है। हाँ, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है? हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर। इलेक्ट्रिक एनर्जी है या मैग्नेटिक एनर्जी है ये? हम्म, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल। ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिक बेसिक चीजें, इसी तरह से जो तुम्हारा इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना। तो इसी तरह से ये बेसिक बेसिक जो चीजें हैं तुम्हारी कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर से रिलेटेड, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में स्टडी करनी है, ठीक। नेक्स्ट आता है तुम्हारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में तुम्हें डिफरेंट टाइप के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड उनपे की जाने वाली सोल्डरिंग, इनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं वो स्टडी करना है। तो पहले ये बताओ कितने लोगों ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा है? अच्छा। हाँ, कभी कोई पुराना सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो टूट फूट गया हो वो देखा है? उसमें सर ये अंदर टीवी एक में ग्रीन, लगता है, वो टीवी में जो लगता है। उसके अंदर वो जो ग्रीन कलर का प्लेट होता है, यस सर देखा है। वो ग्रीन यस कलर सर। का प्लेट सर देखा ना? हाँ, वो ग्रीन कलर का ब्लैक ब्लैक कलर का उसमें कुछ बड़ा बड़ा। हाँ हाँ, उसी प्लेट के ऊपर बाकी कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, कई सारे छोटे 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 कंपोनेंट लगे रहते हैं, उसी पे सोल्डरिंग भी की हुई होती है ना। वो बेसिकली sir, कहलाता है yes, तुम्हारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक। हम इन जनरल उसको यूज इसलिए करते हैं ताकि हम अपना सर्किट को इजिली, मतलब काफी कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उसको डिजाइन कर सके। एक बार इमेजिन करो कि हमें एक साथ 10-15 रजिस्टर जोड़ने हैं। अब अगर 10-15 रजिस्टर्स को हम वायर से लेके जोड़ेंगे तो कुछ देर बाद हो सकता है आप खुद ही आप ना जान पाओ कि कौन सा वायर किस रजिस्टर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। क्योंकि वायर अपने में ही एक पता लगा एकदम छल्ला बना लिया है और अब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि मकड़ी का जाला जैसी फीलिंग आ रही है। अब इसमें कौन सा तार कहाँ जुड़ा था, कौन सा तार कहाँ से निकल के आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो एक रेगुलर वे में तुम्हारा सर्किट नजर आए उसके लिए हम क्या करते हैं, पीसीबीज का यूज करते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि हमें कनेक्शन के लिए वायर नहीं लगाने पड़ते। हम क्या करते हैं, एक पीसीबी एक मटेरियल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एचिंग कराते हैं। एचिंग करने के साथ साथ हम उस पर सर्किट डिजाइन कर देते हैं और जहां जहां पे हमें कंपोनेंट लगाने होते हैं वहां वहां पे हम स्पेस फ्री छोड़ देते हैं, ठीक। तो उससे क्या हुआ कि उस पीसीबी की जो प्लेट है उसमें इंटरनली ही एक मेटल की वायरिंग टाइप की हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको जो जब बाहर से अगर जो कंपोनेंट लगाने हैं तो उसमें आपको ये नहीं करना होता है कि हाँ भाई कंपोनेंट लगाने के साथ साथ आपको वायर से कनेक्ट भी करना पड़े, नहीं। वो इंटरनली वायर की वायरिंग रहती है, मेटल एक्चुअल में मेटल की लेयर उसमें बिछी रहती है उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से आपका सर्किट बना होता है। तो उसकी वजह से आपको अलग से वायर नहीं लगाने पड़ते, या लगाने पड़ते हैं कुछ जगहों पे तो कम से कम लगाने पड़ते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से आपका जो सर्किट होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में देखना है कि कितनी तरीके के भाई ये पीसीबी से हो सकती है, ठीक। उसके बाद इसमें जो सोल्डरिंग होती है उस सोल्डरिंग की कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है,
शोल्डरिंग का मतलब क्या है? आप कोई मेटल वायर को आप कहीं पे रजिस्टर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप लेते हो ना एक रॉड लेते हो, उसको हल्का सा इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू आप मेटल को मेल्ट करा के वहां पे शोल्डर करते हो, ठीक है? ताकि दोनों वायर वायर और रजिस्टर आपस में जुड़ जाए। हाँ, तो और कौन कौन सी शोल्डरिंग की टेक्निक हो सकती है? जैसे तुमने देखा होगा कि जो हम लोग छोटे छोटे सर्किट के लिए शोल्डर करते हैं उसका तरीका अलग होता है। कई जगहों पे तुमने गैस वेल्डिंग या बड़ी बड़ी शोल्डरिंग मशीन्स देखी होंगी, ठीक है? जहाँ अगर घर के आसपास कहीं पे लोहे का बड़ा काम, मतलब जहाँ ज्यादा काम होता है, वहां पे देखो तो आयरन्स को वो जोड़ने के लिए गैस वेल्डिंग की मशीन्स रखते हैं। वहां पे वो रॉड वाला सिस्टम नहीं होता है, वो जो पतली रॉड वाला सिस्टम है वो सिस्टम नहीं होता है। वहां पे गैस के थ्रू उसको वेल्ड किया जाता है, ठीक है? तो शोल्डरिंग की डिफरेंट टेक्निक्स तुम्हें वहां पे देखनी कि हाँ, एक सर्किट को शोल्डर करने के लिए हम कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट टेक्निक्स क्यों देखनी है कि भाई देखो, जब हम शोल्डर कर रहे हैं दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, दो वायर्स को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक? अब वायर्स को आपस में जोड़ोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली कहीं ना कुछ लॉसेस भी होंगे, ठीक? तो डिफरेंट शोल्डरिंग के थ्रू हम ये देखते हैं कि हाँ भाई, कौन सी शोल्डरिंग टेक्निक कहाँ पे अच्छी है जिससे कम से कम लॉसेस हो। हम तो यही चाहेंगे ना कि लॉसेस हमारे कम से कम हो, तो उसके लिए हम डिफरेंट शोल्डरिंग टेक्निक्स जानते हैं, ठीक? उसके बाद जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जितने कंपोनेंट तुम्हें यूज करने हैं, बेसिक कंपोनेंट मतलब जो ऑलमोस्ट हर एक्सपेरिमेंट में यूज हो सकते हैं, ठीक है? कि इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए, वो सारे जो तुम्हारे कंपोनेंट है उनको हम बेसिकली यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करेंगे। रोल नंबर 7 आदित्य सिंह। रोल नंबर 7 आदित्य सिंह। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी एब्सेंट लगा देंगे। चल, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने क्या बताया कि डिफरेंट टाइप के लैब इक्विपमेंट हम देखेंगे। अब उस लैब इक्विपमेंट में कौन कौन से देखेंगे? तो पहला हम सीआरओ देखेंगे, ठीक? आई आई थिंक 11th 12th में तुमने कैथोड रे ट्यूब पढ़ी भी होगी, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक आता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है? और इसी का एक डिजिटल वर्जन है, उसको हम बोलते हैं डिजिटल ऑसिलोस्कोप बेसिकली, ठीक? तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। ये दो, कोई भी टाइप का ऑसिलोस्कोप हो, चाहे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो या डिजिटल ऑसिलोस्कोप हो, ठीक है? डिजिटल ऑसिलोस्कोप को बेसिकली डीएसओ लिखते हैं, ठीक है? इन दोनों ही के केस में ये दोनों ही बेसिकली यूज किस लिए होते हैं कि हमें आउटपुट देखना है। जब हमें अपने कोई हमने सर्किट बनाया, उस सर्किट का जब हमें आउटपुट देखना होगा तो उसके लिए हम इनको यूज करेंगे, ठीक है? अब इमेजिन करो कि हमने कहीं पे किसी सर्किट से हमने एक ऐसे ये वाली साइनोसॉइडल वेव जनरेट की किसी सर्किट के थ्रू। अब इस साइनोसॉइडल वेव को हमें एज अ आउटपुट पूरी वेव देखनी होगी ना कि हमें ये देखना है कि इस टाइम इंस्टेंट पे कितनी इसका एम्पलीट्यूड है या इस टाइम इंस्टेंट पे कितना एम्पलीट्यूड, हमें तो पूरी वेव देखनी है। तो उस वेव को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीआरओ, ठीक? इन जनरल जब सीआरओ को देखोगे तो सीआरओ कुछ इस तरह का एक बॉक्स की तरह दिखाई देगा, ठीक है? इधर तुम्हारा यहाँ पे डिस्प्ले लगा होगा, ठीक है? यहाँ पे, और इधर कुछ कुछ ऐसे नॉब्स लगी होंगी डिफरेंट, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, डिफरेंट सेटिंग के लिए यहाँ पे नॉब लगी है। तो ये जो यहाँ पे डिस्प्ले बना हुआ है, ये डिस्प्ले कुछ और नहीं, जैसे तुमने बचपन में, आई मीन बचपन मतलब 11th 12th 10th में जो तुमने ग्राफ पेपर यूज किया ना, कुछ इसी तरीके का यहाँ पे भी बना होता है। ऐसे लाइंस खींची होती है वर्टिकल और ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक? हर एक ब्लॉक का एक अपनी वैल्यू होती है, ठीक है? एक मेजर ब्लॉक होता है और इनके अंदर में भी काफी पतले 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 से
ऐसे माइनर ब्लॉक भी बने होते हैं। ठीक, तो एक बड़े ब्लॉक और उसी तरह से छोटे ब्लॉक भी बने होते हैं। जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है ना, उसको इमेजिन करो, सेम वैसे ही ये स्क्रीन नजर आती है आपके ग्राफ पेपर की तरह, नॉर्मल ग्राफ पेपर की तरह। ठीक है, उसमें भी जब आप डिफाइन करते हो कि हाँ मान लो कोई ग्राफ आप बना रहे हो, तो वहां पे डिफाइन करते हो कि एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो टाइम है, टाइम की एक्सिस है, और उसमें एक बड़ा ब्लॉक जो है, एक ही जो मेजर ब्लॉक है, ये इतने यूनिट के बराबर है ना। ये चीज प्रीवियसली आप डिसाइड कर दो, उसके करते हो, उसके बाद आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो। तो वही काम यहां पर भी होगा। जब हमें आउटपुट देखना होगा, ये इस साइनोसॉइडल वेव को यहाँ पे आउटपुट देखना होगा, तो हम इस वेव को तो देखना चाहते हैं, साथ में इस वेव के जो डिफरेंट पैरामीटर है, लाइक इसका ये एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है, इसका जो ये टाइम पीरियड है, ये सब भी मेजर करना चाहते हैं, ये सब भी देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन नॉब्स की हेल्प से, है ना, हम इन ब्लॉक्स को सेट करेंगे ताकि हम प्रॉपरली इसको रीड कर सकें इस ग्राफ। ठीक, तो सीआरओ के लिए हमें क्या याद रखना है कि सीआरओ बेसिकली किस काम आता है तुम्हारा, जब तुम्हें किसी भी सिग्नल का आउटपुट लेना होता है, आउटपुट को विजुअल आउटपुट के देखने होते, तो वो तुम्हारा सीआरओ के थ्रू देख सकते हो। अब चाहे वो सीआरओ हो या डीएसओ, कोई भी ऑसिलोस्कोप हो, वो क्या काम करता है, आउटपुट देखने के काम आता है। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, मल्टीमीटर। तो डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीमीटर यूज करते हैं, ताकि एक ही मीटर से हम सब कुछ मेजर कर सके। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक कंपोनेंट हमें स्टडी करना है, वो है फंक्शन जनरेटर। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने तुमसे कहा कि लैब में हमने किसी तरीके से ये साइनोसॉइडल वेव जनरेट कर ली। अब जरा सोचो कि ये साइनोसॉइडल वेव जनरेट कैसे हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप जनरेट हो गई, है ना। तो इस साइनोसॉइडल वेव को जनरेट करने के लिए जिस कंपोनेंट को हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन जनरेटर। उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर से हम साइनोसॉइडल वेव जनरेट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर वेव जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं। रोल नंबर 1 अब है प्रताप सिंह। यस सर। अपना वीडियो ऑन करो और अपनी कॉपी पे हमको स्क्वायर वेव बना के दिखाओ। ओके। बाकी लोग भी अपनी कॉपी पे स्क्वायर वेव बनाएंगे, स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव। वो आत्मा में जो हो गया, बच गया, बस वही स्टैंडिंग हो कहानी बन जाएगी। अबे पहले कैमरा ऑन करो, उसके बाद बनाओ। दिखाओ। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी अपना वीडियो ऑफ कर लो। रोल नंबर 26 हिमांशु। यस सर। अपना वीडियो ऑन करो और ट्रायंगुलर वेव दिखाओ, कहाँ बनाई तुमने। ओके सर।
सर ये ट्रायंगुलर वेव है। ऐसे ही बनती ट्रायंगुलर वेव। हाँ नहीं सर। इतनी भी जल्दी क्या थी बनाने की, प्रॉपरली बना लिया होता। यस सर। ठीक है, बंद करो, कैमरा बंद कर लो। ओके। ठीक है, तो इस फंक्शन जनरेटर से कैसे हम ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, साइन वेव ये सब जनरेट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। देन कौन कौन सी पावर सप्लाई हम यूज कर सकते हैं, एसी, डीसी, ये पावर सप्लाई किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगेन एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो डिफरेंट पावर सप्लाई हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट फिर से यहाँ पे दिए हुए, तो अगेन हम लोग यहाँ पे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देन यहाँ पे एक कंपोनेंट है ये ब्रेड बोर्ड। ठीक है, ये तुम्हारे लिए सबसे हेल्पफुल है तब जब तुम नया नया सर्किट बना रहे हो। ठीक है, सर्किट को बना के चेक करने के लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट कनेक्शन के लिए सबसे आसान तरीका यही है। ठीक, अब इसमें देखो एक चीज समझो, जस्ट अ सेकेंड, कि जब हमने अभी ऊपर बताया तुम्हें पीसीबी बोर्ड। ठीक, पीसीबी बोर्ड की हमने तुम्हें प्रॉपर्टीज बताई, कुछ यूज भी बताया कि हाँ भाई तुम अपनी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके सर्किट को प्रॉपरली बनाने के लिए हम पीसीबी बोर्ड यूज करते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि एक सर्किट तुम डिजाइन करने जा रहे थे और उस सर्किट के बारे में तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। ठीक, बस तुम अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को के हेल्प से तुम एक सर्किट, किसी चीज का कोई टाइप ऑफ एम्पलीफायर बनाने जा रहे हो, या किसी कुछ भी A to Z किसी भी एक चीज का सर्किट तुम डिजाइन करने जा रहे हो। मे भी हो सकता है तुम किसी फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने जा रहे हो, मे भी हो सकता है तुम कोई एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स डिजाइन करने जा रहे हो। ठीक, अब उस सर्किट के बारे में तुम्हें ये नहीं पता कि कितने रजिस्टर लगेंगे, कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, ये सारी चीजें तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है। तो तुम क्या करोगे, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाओगे। मीनिंग एक अप्रॉक्स आइडिया होगा कि हाँ एक रजिस्टर यहाँ पे लगेगा, और उन सब चीजों को कनेक्ट करके अपनी थ्योरी की नॉलेज के अकॉर्डिंग फिर उसका आउटपुट चेक करोगे। अगर आउटपुट सही आ रहा है दैट मीन्स तुम्हारा सर्किट सही है, अगर आउटपुट सही नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं गलती है। अब सोचो ऐसे बार बार तुमको सर्किट बनाना है। ठीक, सर्किट प्रॉपरली दिखाई दे, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा ना हो, इसलिए तुम चाहते हो तार भी बार बार ना कनेक्ट करना पड़े। ठीक, तो क्या ये फिजिबल होगा कि हम पीसीबी डिजाइन करें हर बार? नहीं ना, क्योंकि अब हर बार हम एक सर्किट में हमने कुछ चेंजेस किए, फिर पीसीबी बनाया, फिर सर्किट में आउटपुट सही नहीं आया, फिर गलत हुआ, फिर हमने कहा नहीं ये वाला ऐसा नहीं, ये रजिस्टर यहाँ लगना चाहिए, फिर तुमने पीसीबी डिजाइन किया। सोचो कितना लंबा प्रोसीजर हो गया एक सर्किट को केवल। एक सेकंड। ठीक है, हर बार इस तरह से इसको डिजाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टाइप ऑफ कंपोनेंट होता है हमारे पास, ब्रेडबोर्ड। हम इस ब्रेडबोर्ड को यूज करते हैं। ठीक, इस ब्रेडबोर्ड को यूज करने से क्या फायदा है, एक काम करो, सभी लोग पहले क्लास को एक बार रिज्वाइन कर लो।